स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आईएएस ज्योग्राफी बाबा यूट्यूब चैनल पर। जहां मैं अमित तोमर आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं यूपीपीसीएस मेंस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भूगोल विषय से संबंधित प्रश्नों पर। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीपीसीएस मेंस के एग्जाम में भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन यह तीन विषय पेपर फर्स्ट में पूछे जाते हैं, पेपर थर्ड में पूछे जाते हैं और पेपर सिक्स में पूछे जाते हैं। आज जो हमारी चर्चा होगी वो पेपर सिक्स के अंतर्गत होगी। पेपर सिक्स के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से संबंधित भूगोल विषय के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं गवाता हूँ, सीधे मुद्दे की बात पे मैं आता हूँ कि आप लोगों को यह बताना है मुझे कि पेपर सिक्स जो कि 2023 में जुड़ा, पेपर फाइव और पेपर सिक्स जो जुड़ा, तो 2023 के मेंस के एग्जाम में पेपर सिक्स में कितने क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आपको यह अंदाजा लगे कि हम लोग जो यूपी पीसीएस मेंस की है जो सीरीज शुरू की है, जिसमें हम लोग पेपर फर्स्ट में भूगोल के विषय पे भी बात करेंगे, जिसमें पेपर थर्ड के पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन विषय पर भी बात करेंगे, और पेपर सिक्स में यूपी की ज्योग्राफी से संबंधित भी प्रश्नों पर, पर्यावरण पर और आपदा पर बात करेंगे। तो ये देखते हैं कि 2023 के मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो 2023 के मेंस के क्वेश्चंस को अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले अगर आप लोग देखिए तो यह 2023 का यूपीपीसीएस का मेंस का पेपर है और इसमें वही 125 और 200 शब्दों में आपको उत्तर देना है। टोटल मिला के 20 क्वेश्चन है, 10 12 नंबर के और 10 आप लोगों के 8 नंबर में क्वेश्चन यह पूछे जाएंगे। तो आइए जरा देखें, जो 125 शब्दों में क्वेश्चन पूछे हैं वह भूगोल, उत्तर प्रदेश के भूगोल से संबंधित कौन से प्रश्न हैं। तो पहला, उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात, राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों पर बात की है, ये छोड़ दीजिए। पहला देखें, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर पे बात की गई है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखें, उत्तर प्रदेश में निचली गंगा नहर प्रणाली की मुख्य विशेषता पर महत्व भी पूछा है। पहला क्वेश्चन एक। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो हमसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2। फिर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के विशेषताओं के बारे में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में भूगोल के उपयोग से, भूजल के उपयोग से जुड़ी प्रमुख समस्याएं एवं चुनौतियों पर उल्लेख करिए, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख दिशा निर्देश, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ के विजन 2030 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। यानी कि 125 शब्दों में, जो कि 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 10 में से 6 क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन से यह उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछे हैं। 6 क्वेश्चन तो ये हो गए, यानी 8 6 48 नंबर तो ये हो गए। अब आइए जरा 200 शब्दों में कौन कौन से और कितने क्वेश्चन पूछे हैं ये बात करते हैं। ये बजट पर है, ये रहने दीजिए। दूसरी बात करते हैं, राज्य के निवेश पर है, यह वानिकी को बढ़ावा देने के संदर्भ में। देखिए, राज्य में बागवानी के विकास को लेकर पूछा गया है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा विकास के लिए वर्तमान पहलू और भविष्य की संभावनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करिए, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में मौसम विज्ञान केंद्र और लखनऊ के महत्व को रेखांकित करिए, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना में शामिल मिशनों का विवरण प्रस्तुत करिए, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में वन्यजीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिक महत्व को बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास के खनिजों के महत्व को बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये चलिए छोड़ दीजिए, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी का हो गया। तो 5 क्वेश्चन 200 नंबर, यानी 12 पंजे 60 ये और 48 वो, यानी 108 नंबर का, 200 में से 108 नंबर के प्रश्न उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के भूगोल, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण, पारिस्थितिकी और उत्तर प्रदेश के अब जो है आपके आपदा प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि कहा जाए कि जो यूपी पीसीएस मेंस में जो 6 पेपर जीएस के हैं, 200 पेपर का हर है पेपर, यानी 1200 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें से 108 ये और लगभग में 125 नंबर का क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर थर्ड में, यानी कुल मिलाकर लगभग में 225 से 250 नंबर के प्रश्न आप लोगों से
भूगोल, पर्यावरण पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन, चाहे वो वैश्विक हो, चाहे भारत के संदर्भ में हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध में हो, यह प्रश्न पूछे जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा वेटेज है इस विषय का। अब ये मैंने बात इसलिए करी ताकि आपको महत्व समझ में आए कि साहब बिना इसके आप सोचें मेंस निकाल पाए, यह संभव मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि कोई विषय जिसमें आपके 200 से 250 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हों और आप उसको छोड़ लें और बिना तैयारी बिना प्रैक्टिस के आप मेंस की परीक्षा में बैठ के पेपर देना शुरू करें, पेपर में आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाए, यह संभव तो कहीं से कहीं तक नहीं है। तो इन्हीं तरीके की परेशानियों को दूर करने के लिए भूगोल विषय से, पर्यावरण विषय से और आपदा प्रबंधन विषय जैसे वस्तु से आपको इन परेशानी इस विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से ही आईएएस ज्योग्राफी बाबा यूट्यूब चैनल पर मैं अमित तोमर आप लोगों के सहयोग के लिए हाजिर होता हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि अल्टरनेट डेज पर आप लोगों को वीडियो मिलेंगे। एक पेपर फर्स्ट का मिलेगा, फिर पेपर थर्ड का मिलेगा, फिर पेपर 6 का आप लोगों को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये चर्चा करेंगे पेपर 6 में पूछे जाने वाले भूगोल विषय से संबंधित प्रश्नों के बारे में। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के भूगोल से संबंधित जो सिलेबस है, इस पर चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं। तो आज हम किस चीज पर बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे इस पेपर 6 में भूगोल विषय से पूछे जाने वाले प्रश्न के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के भूगर्भिक संरचना पर। जी हाँ, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए जरा कुछ प्रश्न को कैसे लिखना है, प्रश्नों को पूछे जाने का तरीका क्या हो सकता है, इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम देखें सबसे पहले तो यहां प्रश्न मैंने एक आप लोगों को दिखाया है कि उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना विभिन्नताओं को संजोए हुए है। उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना विभिन्नताओं को संजोए हुए है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न आप लोगों से 200 शब्दों में पूछा जा सकता है, इस तरीके का प्रश्न। और इस प्रश्न के विवरण में इस प्रश्न का उल्लेख कैसे लिखना है, क्या बात करनी है, इसी के संदर्भ में आपको यह भी बताऊंगा मैं कि इसी उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना टॉपिक से आप लोगों से 125 नंबर में कैसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगा जिसका उत्तर लेखन आपको करना होगा, अपने आप से उत्तर लेखन करिएगा। तो चलिए आइए सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। पहले कह रहा है क्या? उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। तो पहले तो हमें पॉइंट करना है ये कि भूगर्भिक संरचना, फर्स्ट फोकस पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा विभिन्नताएं, सेकंड फोकस पॉइंट हो गया। और फिर व्याख्या करनी है, यह थर्ड पॉइंट हो गया फोकस। यानी इन तीन चीजों पर हम लोगों को बात करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा, फिर इंट्रोडक्शन में हमें उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में थोड़ी बातें बतानी पड़ेंगी। फिर सेकंड पार्ट में हम लोग थोड़ा और विस्तार से जाएंगे, थोड़ा विस्तार से कि विभिन्नताएं कैसी हैं। फिर थर्ड पॉइंट में उन्हीं विभिन्नताओं को लेकर व्याख्या करेंगे किस प्रकार की है। अब बात आती है कि इस प्रकार के पूछे जाने वाले प्रश्नों का जब हम उत्तर लिखें तो क्या इसमें किसी फिगर की जरूरत होगी, क्या मैप की जरूरत होगी? जी हां, निश्चित रूप से जरूरत होगी। अब अगर हम मैप नहीं बनाएं तो, या फिगर नहीं बनाएं तो क्या हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर हाँ, ये अंतर जरूर आएगा कि यदि कोई स्टूडेंट विद फिगर या विद मैप क्वेश्चन की डिमांड के आधार पर अगर वह उत्तर लेखन करता है तो उसको जो मार्क्स मिलेंगे दूसरे बच्चे की तुलना में जिसने फिगर या मैप का प्रयोग नहीं किया है आंसर राइटिंग में, उसकी तुलना में उसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ, यह जान लीजिए आप। तो आइए चलिए जरा इंट्रोडक्शन में किस तरीके की बात को हमें लिखना चाहिए, इस पर हम लोग बात करते हैं।
कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन बड़ा भी नहीं होना चाहिए और प्रश्न की डिमांड वाला इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। तो हम कहेंगे कि साहब भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चट्टानीय विविधता रखता है। यहां पर प्राचीन आर्कियन परिवर्तित चट्टानों से लेकर नवीनतम क्वाटनरी काप तक का विस्तार प्राप्त होता है। ठीक है, यानी क्या कहेंगे साहब, उत्तर प्रदेश, एक एक चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज, ठीक है ना। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से चट्टानी विविधताएं रखता है। यहां आर्कियन क्रम की चट्टानों से लेकर आर्कियन क्रम की चट्टानों से लेकर नवीनतम क्वार्टनरी क्रम के निक्षेप प्राप्त होते हैं, चट्टानों के निक्षेप प्राप्त होते हैं। या चट्टाने प्राप्त होती हैं या निक्षेप प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं। प्राप्त होते हैं या कांप मृदा के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी कहा जाए कि इस भूतत्व एवं संरचना ने प्रदेश में मिट्टियों की बनावट पर प्रभाव डाला है। अब इस बात को आप यहां लिख सकते हो चाहो तो, जितना आप लोगों को मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। आप ये भी लिख सकते हैं कि तलछट के जमाव से बनी परतदार भूमि कृषि के लिए बहुत उत्तम होती है, इस बात को संदर्भित कर सकते हो। लेकिन आप इंट्रोडक्शन में केवल इतना लिखिए और फिर विभिन्नताओं के क्रम को बताने से पहले आप इस प्रकार की बात लिख सकते हैं कि इस भूतत्व एवं संरचना ने प्रदेश में मिट्टियों की बनावट पर प्रभाव डाला है। तलछट के जमाव से बनी परतदार भूमि कृषि के लिए बहुत उत्तम होती है। हिमालय की चट्टानों को काटकर यहाँ पर गंगा और उसकी सहायक नदियों ने उपजाऊ मैदान का निर्माण किया है। आप इन बातों को यहाँ पर लिखेंगे। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? आप जब यह लिखेंगे फिर आगे लिखेंगे, आप विभिन्नताओं को आपको बताना है तो लिखेंगे प्रदेश में जिन समूहों की चट्टानें मिलती हैं। अब यहां पर हम लोग विभिन्नताओं पर सेकंड फोकस पॉइंट पर आएंगे। कहेंगे साहब क्या कि प्रदेश में जिन प्रदेश में जिन चट्टानों की या जिन चट्टानों का समूह मिलता है, जिन चट्टानों का समूह मिलता है में, अब चार प्रकार की चट्टानें यहां पर मुख्य रूप से प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? पहला, आर्कियन क्रम की चट्टान। दूसरा, विंध्यन क्रम की चट्टान। तीसरा,
गोंडवाना क्रम की चट्टान। क्योंकि अगर आप देखेंगे सिलेबस में तो लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की संरचना, यह लिखा हुआ है, ठीक है ना। और चौथा, टर्शरी व वर्तमान, टर्शियरी व वर्तमान के जो निक्षेप हैं या वर्तमान काल की चट्टानें की चट्टान। अब ये आपने विभिन्नताएं बता दी कि साहब ये मिलती हैं। क्लियर है यहां तक? बोलिए। अब आप लोगों से उसने कहा है क्या, क्वेश्चन में आपसे कहा है उसने कि साहब कथन की व्याख्या कीजिए। अब आपको यहां व्याख्या में एक एक करके आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में और उसके विस्तार के बारे में, विंध्यन क्रम की चट्टान और उसके विस्तार के बारे में, गोंडवाना क्रम की चट्टान और उसके विस्तार के बारे में, टर्शरी और वर्तमान क्रम की चट्टान और उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे आप आर्कियन क्रम की चट्टानों पर जब चर्चा करेंगे तो कहेंगे कि यह मानव जीवन से भी प्राचीन या उससे भी पुरानी प्राचीन चट्टानें हैं। यह रूपांतरित हैं, रवेदार हैं, इनमें जीवों का अवशेष नहीं पाया जाता है। तो अब इसको लिखने की बजाय जीवों के अवशेष का अभाव होता है। ये नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट के प्रकार की होती हैं। अब बात करेंगे कि इनका विस्तार कहां मिलता है, तो कहेंगे यह उत्तर प्रदेश राज्य में सोनभद्र जिले में आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार मिलता है। ललितपुर जिले के दक्षिणी भाग में 6 से 8 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में हमें इस आर्कियन क्रम की चट्टान का विस्तार मिलता है। अब आर्कियन क्रम की चट्टान को आप ऐसे बताएंगे और आप चाहेंगे तो मैप को इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ ललितपुर में आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूप में, और यहाँ पर ये आपका सोनभद्र में आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, तो मैप के माध्यम से अगर आप लोकेशंस को बताते हुए भी चलेंगे या सबको लिखने के बाद एक ही मैप में अगर आप उसको बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। जी हां, अब बात करते हैं दूसरा क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टान। अब विंध्यन क्रम की चट्टान का आपको क्या करना है, विंध्यन क्रम की चट्टान का आपको उल्लेख करना है। तो आप कहेंगे क्या कि इन चट्टानों का नाम विंध्याचल के नाम पर पड़ा है। यह परतदार चट्टानें हैं जो कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपर्दन के पश्चात बनी हैं। या ऐसे कहेंगे कि यह परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल के निक्षेपों के द्वारा हुआ है, यानी अपर्दन के द्वारा लाया गया जो निक्षेप है उसके माध्यम से इसका हम लोगों को प्राप्ति होती है। अब कहां मिलती है, तो यह सोनभद्र जिले में सोन नदी घाटी में इन चट्टानों का विस्तार मिलता है। सोन नदी इधर ही आती है, बांध परियोजना भी आपको पता है। तो सोन नदी घाटी में इस विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार मिलता है। और दूसरा, ललितपुर में 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई में पेटी के रूप में इन विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार मिलता है। सोन घाटी में इन्हीं, सोन घाटी की बात कर रहे हैं, यानी यहां पर यहां पाए जाने वाली विंध्यन क्रम की चट्टानों को सेमरी श्रेणी, सेमरी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सेमरी श्रेणी के नाम से विंध्यन क्रम की चट्टानों को यहां जाना जाता है। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त भी बात करें तो पश्चिमी भाग में आगरा के कुछ क्षेत्र में, इटावा में, औरैया में, चंबल नदी के घाटी क्षेत्र के समानांतर भी इन चट्टानों का निक्षेप प्राप्त होता है। मथुरा का जो बरसाना क्षेत्र है, बरसाना क्षेत्र में भी इनका वितरण हम लोगों को मिलता है। और आगरा में जो फतेहपुर सीकरी का निकट वाला जो क्षेत्र है, समीपवर्ती क्षेत्र, उन क्षेत्रों में विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार मिलता है। क्लियर है यहां तक? बोलिए बोलिए। इन चट्टानों की मोटाई लगभग 4000 मीटर के आसपास हम लोगों को प्राप्त होती है। और इन चट्टानों से चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्निरोधक मिट्टी, वर्ण मिट्टी, इनकी प्राप्ति होती है।
बलुआ पत्थर जो लाल रंग का है वो यहाँ से प्राप्त होता है। इमारतों के निर्माण के लिए काम में लाया जाने वाला लाल रंग का पत्थर, जहाँ लखनऊ से जो बने हुए हम लोग को मायावती के समय के जो स्मारक दिखाई देते हैं, वो आगरे का लाल किला, सिकंदरा, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी पूरी तरह इन्हीं पत्थरों से घिरी हुई है। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आप इस तरीके से दिखाएंगे। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब इन गोंडवाना क्रम की चट्टानों को लेकर भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टान यहां हम लोगों को दिखाई दे रही है, सोनभद्र के समीपवर्ती क्षेत्रों में इसमें विस्तार दिखाई दे रहा है। आप गोंडवाना क्रम की चट्टानों के संदर्भ में क्या लिखेंगे आप लोग? मैं बता बहुत सारी चीज रहा हूं, लेकिन आपको उन्हीं में से कुछ चीजों को छांटकर आंसर को लिखना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि गोंडवाना शब्द सर्वप्रथम, इस शब्द का प्रयोग 1872 में मेडलीकॉट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मेडलीकॉट के द्वारा। और फिर 1876 में फीस्टमेंटल ने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो जो भूगर्भ वेत्ता हैं उनके अनुसार इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग के बीच हुआ है। ऊपरी कार्बोनिफेरस यानी अपर कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक की बात हम लोग करेंगे। तो उस समय में इन गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है और इस समय पृथ्वी के धरातल की हलचलों के कारण जल और थल के वितरण में भारी परिवर्तन हुआ और इसी समय हिम युग का आविर्भाव भी हुआ। कई लोग कहते हैं कि हिम युग यानी कि कहा जाए प्लिस्टोसिन में ध्रुवों की बर्फ का विस्तार हुआ था। जी नहीं, कार्बोनिफेरस, अपर कार्बोनिफेरस युग के बाद भी पृथ्वी पर ध्रुवों की बर्फ का विस्तार भूमध्य रेखा की तरफ यानी कि 40 से 45 डिग्री अक्षांश तक हुआ था। आप इन बातों को भी यहां लिखेंगे। आप लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य का अधिकांश भाग इस समय टेथिस सागर के गर्भ में था। नदी घाटियों में उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ शक्ति बढ़ने से वृक्ष आदि पैदा हुए और कालांतर में वो फिर गिरकर निचले भाग में दब गए और वनस्पतियों का यही विशिष्ट रूप धीरे धीरे आगे चलकर कोयले के रूप में परिवर्तित हो गया और इन चट्टानों के परतों में अब भी अपनी वास्तविक अवस्था में ये सुरक्षित हैं और अनुप्रस्थ दशाओं में हैं, बिना तोड़ फोड़ के ऐसी हैं। इनमें जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं, ये भी आप लोग लिखेंगे। क्लियर है? फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि इन चट्टानों से बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी जैसी मृदाएं प्राप्त होती हैं। कोयला भी, यहां सोन नदी घाटी से कोयले की प्राप्ति होती है। चीका मिट्टी जिससे ईंट और बर्तन बनाने का काम होता है वो यहां से प्राप्त होते हैं। सीमेंट, रासायनिक उर्वरक के उद्योग भी यहां से हम लोगों को प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। तो तीसरा आप लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब चौथा आता है कौन सा हमारा? चौथा आता है टर्शरी व वर्तमान काल की चट्टानें। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये टर्शरी क्रम की चट्टानें हम लोगों को दिखाई दे रही हैं। अगर इसी को ही और विस्तार से देखें तो ये प्लिस्टोसिन क्रम की चट्टानें हम लोग को दिखाई दे रही हैं। टर्शरी का ही भाग है प्लिस्टोसिन, यानी कि कहा जाए कि जब आप लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हो विश्व के भूगोल के अंतर्गत, तो आप पढ़ते हो पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पर आप लोग चर्चा करते हो। और फिर जब आप भारत का भूगोल पढ़ते हो तो भारत की भूगर्भिक संरचना एक टॉपिक को पढ़ते हो जिसमें आपको बताया जाता है कि भारत की जो संरचना है वो किस प्रकार की चट्टानों से कहां कहां पर कौन कौन सी चट्टानें मिलती हैं। और उन्हीं चट्टानों के लगभग में 7 से 8 प्रकार की चट्टानें आप लोगों को भारत के भूगर्भिक संरचना के निर्माण में इस टॉपिक में पढ़ाया गया होगा और उन्हीं की कुछ चट्टानों को हम लोग देख रहे हैं कि कहां कहां मिल रही हैं। जैसे टर्शरी क्रम की चट्टानों की बात करें तो हम कहेंगे कि इस क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसिन युग से लेकर प्लायोसिन युग के अवधि के मध्य हुआ है। इस अवधि को टर्शरी महाकल्प या टर्शरी इरा के नाम से जाना जाता है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा टर्शरी क्या है, तो मैंने बता दिया, इयोसिन से लेकर प्लायोसिन युग, जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी उसी समय की जो बात हो रही है। तो इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण तभी हुआ और इसी समय को कहा जाता है टर्शरी कालखंड। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य को वर्तमान रूप से इसी काल में
जो चट्टानों में परिवर्तन आज के समय में जो हमें दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश और चट्टानें दिखाई दे रही हैं, वो इसी समय के कालखंड में निर्मित हैं। इसीलिए इसका एक बहुत महत्व है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अब कहेगा इसी काल में हिमालय पर्वत व उसके दक्षिण में शिवालिक पर्वत श्रेणियों का क्या हुआ, निर्माण हुआ था। इयोसिन से मायोसिन तक, प्लायोसिन तक आप लोगों को बहुत अच्छे से यह पता है। यहाँ किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की। और फिर नदियों के द्वारा इन्हीं हिमालय का अपर्दन अपक्षय के साथ लाए गए मृदा और निक्षेप को नदियों ने बड़े स्तर पर यहाँ पर लाकर क्या कर दिया, जमा कर दिया। टर्शरी कालखंड की यह बात होती हुई दिखाई दे रही है। और प्लिस्टोसिन तक आते आते यही ही निक्षेप और बड़े स्तर पर क्या हो गया, देखिए बढ़ गया और बड़े स्तर पर। फिर टर्शरी क्रम में आप कहोगे कि साहब ये क्वार्टनरी समूह की प्राथमिक चट्टानें हैं। इस समय जलवायु परिवर्तन का प्रभाव था। आप लोगों से होलोसिन इपोक पढ़ा होगा, तो वहां आपने पढ़ा होगा कि दो भागों में बांटा जाता है। एक तो तब जब पृथ्वी पर प्लिस्टोसिन युग में फिर से ध्रुवों की हिम का विस्तार हुआ, और दूसरा जब पृथ्वी में जलवायु परिवर्तन यानी अब पृथ्वी गर्म, धीरे धीरे उसकी जलवायु में परिवर्तन होने लगा। तो कहेंगे कि साहब ये प्राथमिक चट्टानें हैं क्वार्टनी समूह की। जिस समय पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव था, वनस्पति और जीवों पर भी इसका प्रभाव होता हुआ दिखाई दे रहा था, जलवायु ठंडी हो गई। और फिर इस तरीके से इस क्रम को लेते हुए आप लोग चलेंगे और फिर कहेंगे कि साहब यहीं पर ही हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से नदियों के द्वारा लाए गए जलधारा से जो निक्षेप जमा हुए उसे कांप का या कहें कांप का निर्माण हुआ। और यहाँ पर कांप की गहराई अत्यधिक विभिन्नताएं भी मिलती हैं, हिमालय के निकट अधिक मिलती हैं। दक्षिणी पठारी भूभाग, ये जो भाग है ये पठारी भूभाग है, तो दक्षिणी पठारी भूभाग की ओर ये कम मिलती हैं। देख लीजिए मैंने एक लाइन लगा दी है, इससे ऊपर ऊपर इसकी मोटाई ज्यादा है कांप की, इससे नीचे कम है। फिर कहेंगे अनेक स्थानों पर कांप की मृदा की गहराई लगभग 600 मीटर तक भी क्या होती है, प्राप्त होती है। आप इस तरीके की बात को कहेंगे इनका हल रंग जो है हल्का होता है, बालू और कंकड़ भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो यह प्लिस्टोसिन की कांप हुई। और फिर इस तरीके से विभिन्नताओं को लेकर आप लोग आंसर लिखेंगे। और अगर आपने फिगर बनाया तो आप चाहें तो ये 3 फिगर को एक ही फिगर में परिवर्तित करके भी बात कर सकते हैं, एक ही फिगर में लाकर भी बात कर सकते हैं। अब यही ही आपसे कुछ 125 शब्दों में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे कहे उत्तर प्रदेश की चट्टानों के भूवैज्ञानिक क्रम को बताइए, तो अभी मैंने बताया ही आर्कियन क्रम की चट्टान, उसके बाद विंध्यन, उसके बाद गोंडवाना, फिर मैंने आपको बताया कि टर्शरी क्रम की। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा 200 शब्दों में, तो आपको यही ही चीज बतानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। फिर आपसे कहेगा उत्तर प्रदेश की प्लिस्टोसिन व वर्तमान क्रम की चट्टानों ने इसको किस प्रकार से उपजाऊ प्रदेश बनाया है, सिद्ध करिए। तब अभी जो मैंने प्लिस्टोसिन के बारे में आपको बताया, तो प्लिस्टोसिन के बारे में आप पूरी व्याख्या करने के बाद इस फिगर को बनाएंगे। ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा, इसके विस्तार को बताना पड़ेगा। आज भी वर्तमान काल में भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ की चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है। नदियां आज भी अपने प्रवाह मार्ग से लाकर कांप के निक्षेप को जमा करती जा रही हैं। अब एक और क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में टर्शरी चट्टानों का महत्व बताइए। तो आपको टर्शरी चट्टानों का महत्व बताना पड़ेगा। फिर टर्शरी वाले में आपको ये वाला फिगर बनाकर और फिर चीजों को बताना पड़ेगा। ये वाला ये टर्शरी क्रम की चट्टानों को ले। तो इस प्रकार से आपको अब मैंने तीन प्रश्न उत्तर लेखन के लिए ये दे दिए हैं। इन तीनों के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे आप, और यह प्रैक्टिस तभी हो पाएगी आपकी अच्छे से जब आपने पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना पढ़ी हो, फिर आपने भारत की भूगर्भिक संरचना टॉपिक पढ़ा हो। क्योंकि भारत की भूगर्भिक संरचना और पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना को पढ़ने के बाद आपके लिए उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना को बताना बहुत आसान हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि जब आपने वो पढ़ा हुआ होगा तो निश्चित रूप से आपसे डिस्कशन किया गया होगा, और अगर नहीं किया गया है तो जितना मैंने आपको बताया है पहले उसे अच्छे से नोट डाउन करिए, उसे अच्छे से चीजों को लेते हुए और फिर स्वतः से थोड़ा सा अध्ययन करते हुए आगे की तरफ आप लोग बात कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपसे टर्शरी क्रम की चट्टानों के महत्व के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो टर्शरी क्रम की चट्टानों के महत्व के बारे में 125 शब्द में पूछा गया है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि इस क्रम की चट्टानों का निर्माण, अभी जो बताया था मैंने, इयोसिन युग से लेकर प्लायोसिन युग तक की अवधि में हुआ है। इस अवधि को टर्शरी महाकल्प कहा जाता है। राज्य को वर्तमान रूप इसी काल में मिला था, जो आज मैंने बताया ना वर्तमान जो है वो टर्शरी काल में ही मिला है, इसलिए इसका महत्व है। इसी काल में हिमालय पर्वत व उसके दक्षिण में शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय की तीसरी या सबसे दक्षिणी विस्तार को कहा जाता है। यह उत्थान मायोप्लायोसिन युग में हुआ और यहां अवसाद भी क्या हो गए? ऊपर उठ गए। मायोप्लायोसिन युग में जब प्लेट विवर्तनिकी की वजह से जब जो है भारतीय प्लेट यूरोपियन प्लेट के नीचे छेपित होती गई, तो मायोप्लायोसिन युग में जो अवसाद जमा था वो उठा, तो उससे शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ हिमालय के समानांतर ही। और फिर कहेंगे कि उसी युग में एक नदी बहा करती थी, इंडो ब्रह्म नदी, जिसे सिंधु नदी आप कहते हो। सिंधु और गंगा अलग अलग पहले कहा जाता था कि एक ही नदी है, तो इंडो ब्रह्म नदी जिसको शिवालिक नदी भी कहा गया है, हिमालय के समानांतर ही बहती थी। और भूगर्भिक हलचल ने इस नदी का तल लगभग 1500 मीटर ऊंचा उठा दिया और एक समानांतर पर्वत श्रेणी के रूप में परिवर्तित हो गया। इन चट्टानों में मोटे कण व रेत का अंश मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ नदियों के द्वारा छिछले जल में लाकर निक्षेप जमा किए गए हैं। इनसे कहीं कहीं या इनमें कहीं कहीं जीवों का अवशेष भी मिलता है, जिनमें पौधे, मछली, स्तनपायी जीव के अवशेष मिलते हैं। इनसे प्राप्त होने वाला चीका व बलुआ पत्थर इमारतों व सड़क निर्माण में काम में लाया जाता है। लो, प्लिस्टोसिन का हुआ, ये लिखा, और फिर उसके बाद आपको प्लिस्टोसिन का ये फिगर बना देना है। खेल खत्म। या टर्शरी का मैंने आपको बताया है, तो टर्शरी वाले में आपको ये वाला बना देना है फिगर। टर्शरी का बता रहा था मैं आपको, तो टर्शरी वाले में आपको ये फिगर बना देना है। सारी चीजें खत्म हो गई। प्लिस्टोसिन के बारे में बात करें, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है, प्लिस्टोसिन का वर्तमान क्रम की चट्टानों ने इसका एक उपजाऊ मैदान बना दिया। तो पहले आप लोग प्लिस्टोसिन का ये फिगर है ध्यान में रखेंगे आप लोग, और फिर प्लिस्टोसिन के बारे में आप लोग लिखेंगे। आप कहेंगे यह क्वाटरनरी समूह की प्राथमिक चट्टानें हैं। कौन? प्लिस्टोसिन क्रम की चट्टानें। इस समय जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पृथ्वी पर वनस्पति और पशुओं पर पड़ रहा था। जलवायु ठंडी हो गई, जिसको प्रभाव या जिसका प्रभाव जल प्रवाह पर भी पड़ा, और इस जल प्रवाह के परिवर्तन ने यहाँ पर विस्तृत कांप से या कांप का निर्माण हुआ। यहाँ पर कांप की गहराई में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। यह गहराई हिमालय के निकट अधिक है, और जबकि दक्षिण की तरफ जैसे जैसे चलते हैं इसकी गहराई या इसकी मोटाई कम होती चली जाती है। इसी प्रकार पश्चिम से पूरब की ओर भी इसकी गहराई अधिक है। अनेक स्थानों पर यहाँ निर्मित प्लिस्टोसिन कालखंड की जो कांप मृदा है, इसकी गहराई 600 मीटर तक पाई गई है। क्लियर है यहाँ तक? फिर आप लोग ये भी कहेंगे कि कहीं कहीं पर इसकी गहराई 1800 से 2100 मीटर भी मिलती है। कहेंगे पुरानी कांप मृदा को ही यहाँ पर बांगर के नाम से जाना जाता है, जिसका रंग काला है। इसमें कंकड़ भी मिलते हैं। यह मध्य प्लिस्टोसिन काल से लेकर अपर प्लिस्टोसिन काल की कांप है। नवीन कांप खादर कहलाती है। जो नदियों के द्वारा लाई गई जो नई जो निक्षेप है उसे खादर कहा जाता है, जिसका रंग हल्का होता है। बालू और कंकड़ भी इसमें मिले होते हैं। इसमें भूमिगत जल का अच्छा भंडार मिलता है। यह अपर प्लिस्टोसिन काल की कांप है। और बस लो फिगर को, तो यानी आपके लिए अगर आपको यह लग रहा हो कि उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में लिखना 110 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उन 110 नंबर को प्राप्त करने के लिए आपको लगे कि
वर्ल्ड और इंडियन की ज्योग्राफी पढ़ ली तो यूपी वाले में तो हमारा काम हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा, या यूपी स्पेशल में हम लोगों ने पढ़ा था यूपी के बारे में, वह आपने केवल फैक्ट पढ़े थे, इतने विस्तार से चीजों को आपने पढ़ा था नहीं ना? तो उत्तर लेखन करते पे आपको इन चीजों का ध्यान में रखना होगा, आपको ध्यान में हर कीमत पर रखना होगा इन बातों को, और तभी आप अच्छा उत्तर लेखन कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि साहब आप जो है, अब आपका काम है कि यहां आप तीन, अगर हम लोग बात करें तो तीन जो है प्रश्न मैंने आप लोगों को दिए हैं, इन तीनों प्रश्नों को आप लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे। और हां, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसी प्रकार से भारत के भूगोल, विश्व के भूगोल और उत्तर प्रदेश को भूगोल को जबरदस्त तरीके से तैयार करने और इसी प्रकार से पढ़ाने के बाद टॉपिक को क्वेश्चन पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए ही एक बैच आप लोगों के लिए ज्योग्राफी बाबा ऐप पर लॉन्च किया जाएगा, जो कि 10 तारीख से शुरू होगा, जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। बैच का नाम है ललकार, जिसकी फीस सभी कोचिंगों की तुलना में, हालांकि मैं देखता हूं, मुझे भी पता है कि आपको भी इतना पता होना चाहिए कि कौन कितना कितने रुपए में करा सकता है, इसका भी आपको जानकारी मिलनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप किसी घड़ी की दुकान पर जाएं, किसी घड़ी की दुकान पर आप जाएं और आपको घड़ी लेनी है, इंटरव्यू देने आप लोगों को जाना है मान लीजिए, और आपके मन में है कि आपको एक अच्छी घड़ी लेनी है, फॉसिल्स की घड़ी लेनी है, राडो और उनकी बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी आपके लिए थोड़ा महंगा होगा, लेकिन फॉसिल्स तक की आप घड़ी खरीद सकते हैं, मान लिया मैंने, है ना? और आपको पता है कि फॉसिल्स की घड़ी जो अच्छी घड़ी होगी वो 5,000 रुपए से अधिक की ही आपको अच्छी घड़ी मिलेगी। आप गए घड़ी की दुकान पर अपने यहाँ पर, उससे कहा भाई फॉसिल्स की घड़ी दे दो, उसने कहा ये लो साहब घड़ी। आपने कहा अरे वाह बड़ी सुंदर लग रही है, बहुत ही गजब, कितने की है? कहा मात्र 1,000 रुपए की। आपने कहा अरे 1,000 रुपए की फॉसिल्स की घड़ी, खट से निकाला और दे दिया। घर आए, 2 दिन बाद इंटरव्यू था, इंटरव्यू में जाने के लिए जैसे ही पहनी, घड़ी बंद। आप ही बताइए, जिसकी कीमत 5,000 रुपए है वो आपको 1,000 रुपए में मिल गई, तो आपको क्या वो प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए? आप एक अच्छे नागरिक हैं, एक समझदार नागरिक हैं, तो आपको स्वतः से अंदाजा लगाना चाहिए। तो बहुत ही कम फीस में यह बैच शुरू किया गया है, मात्र 2,999 रुपए में यह बैच शुरू किया गया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। 10 तारीख के बाद से क्लास धुआंधार रूप से शुरू हो जाएगी, जिसमें हम लोग ना केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे बल्कि इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे मेंस को ध्यान में रखते हुए, और यूपी यानी उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को भी मेंस में ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। तो आप लोगों को करना क्या है साहब, इन तीनों का आंसर राइटिंग करिए, और आंसर राइटिंग करने के बाद इसे आप व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर, या या आपको वीडियो के लिंक में आपके चैनल के नाम से टेलीग्राम मिल जाएगा, और वहां टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां अपनी क्या करिए, जो आंसर राइटिंग है उसे पोस्ट कर दीजिएगा। मैं उसे चेक करके क्या सुधार किया जा सकता है, क्या क्या चीजें हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। आप लोग अब जल्दी से बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, बच्चों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।